वेलकम टू केमी ट्यूटोरियल। टुडेस लेक्चर ऑन वाटर एक्ट। इस लेक्चर में हम लोग को डिस्कशन करना है वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट 1974, वाटर सेज एक्ट 1977, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट 1981 एंड एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। फर्स्ट, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974। इस एक्ट में जाने के पहले हम लोग देखता हूँ इस एक्ट का जरूरत क्यों पड़ा, इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है। इंडिया में जो वाटर का जो रिक्वायरमेंट्स है, जो वाटर का डिमांड है, उसको हम लोग 6 मेजर कैटेगरी में डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ यूजेस इन डिफरेंट सेक्टर्स, दैट इज डोमेस्टिक पर्पस, इंडस्ट्रियल पर्पस, इंस्टीट्यूशनल एंड कमर्शियल पर्पस, पब्लिक यूजेस एंड फायर वाटर। इस ह्यूज वाटर डिमांड को फुलफिल करने के लिए वाटर सोर्स चाहिए। इंडिया में मेजरली 2 सोर्स ऑफ वाटर यूज करता हूँ, एक होता है सरफेस वाटर और एक होता है सब सरफेस और ग्राउंड वाटर। एज इंडिया इज ए रिवरिंग कंट्री, इंडिया में मेजर 14 रिवर्स है, मीडियम 44 रिवर्स है, माइनर 55 रिवर्स है, इसको छोड़ के भी बहुत सारा लेक, पॉइंट एंड वेल है। सो इंडिया में जो रिवर का वाटर है उसको हम लोग यूज करता हूँ एज ए सोर्स ऑफ सरफेस वाटर। रिवर का वाटर का जो क्वालिटी है, उसका होलसमनेस है, उसका पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इनेक्टेड द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974। इस एक्ट का मेन जो ऑब्जेक्टिव था टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल वाटर पॉल्यूशन को कंट्रोल करना, मेन उसका ऑब्जेक्टिव था मेंटेनिंग एंड रिस्टोरिंग होलसमनेस ऑफ वाटर। एक बोर्ड फॉर्म करना है जिस बोर्ड का मेन ऑब्जेक्टिव होगा अबव 2 पॉइंट को फुलफिल करना। इस वाटर एक्ट 1974 के अंदर कुछ बेसिक गाइडलाइंस दिया गया और कुछ डेफिनेशन दिया गया। दैट इज पहले डेफिनेशन है पॉल्यूशन। इस एक्ट के अंदर सेक्शन 2E में पॉल्यूशन का डेफिनेशन दिया हुआ है। बोला गया कंटामिनेशन ऑफ वाटर। कंटामिनेशन में जो वाटर में कुछ पैथोजेनिक बैक्टीरिया, दैट इज हार्मफुल बैक्टीरिया प्रेजेंट अगर होता है जो वाटर डिजीज क्रिएट कर सकता है। दूसरा क्या था, अल्टरेशन ऑफ फिजिकल एंड केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। जो गाइडलाइन सेंट्रल गवर्नमेंट ने वाटर क्वालिटी के लिए डिफाइन किया गया, उसका क्वालिटी से अगर कुछ डेविएशन होता है। 3 नंबर क्या है, डिस्चार्ज ऑफ सीवेज और ट्रेड इफ्लुएंस इनटू वाटर। अगर सीवेज इफ्लुएंट और ट्रेड इफ्लुएंट वाटर में अगर ऐड होता है व्हिच इज हार्मफुल इज नोन एज पॉल्यूशन। सीवेज इफ्लुएंट क्या होता है, डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट, इट मे बी सॉलिड, लिक्विड और गैस फ्रॉम डोमेस्टिक सेक्टर और सलाज फ्रॉम ओपन ड्रेन्स। सलाज का मतलब होता है वेस्ट वाटर फ्रॉम हाउस होल्ड सिंक, शावर एंड बाथ। जो वेस्ट वाटर है जो सिंक से आता है, हाउस होल्ड सिंक से आता है, शावर से जो आता है और बाथ से जो आता है वो होता है सोलाज। डिफरेंट होता है डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट सॉलिड, लिक्विड एंड गैस अदर देन डोमेस्टिक। डोमेस्टिक छोड़ के इंडस्ट्री और कमर्शियल सेक्टर से जो वेस्ट वाटर निकलता है उसको मैं बोलता हूँ ट्रेड एफ्लुएंट। तो ट्रेड क्या होता है, एनी कंडक्ट, पाइप और चैनल, इट मे बी ओपन और क्लोज which carrying sewage or trade effluent which causes pollution is called outlet। that is एक ओपन ड्रेन है, ये अगर कोई एफ्लुएंट मे बी स्वेज और मे बी ट्रेड एफ्लुएंट अगर जाएगा which is causes pollution, तो ये एक आउटलेट होता है, ये भी एक आउटलेट है। ये ओपन पाइप है, ये भी एक आउटलेट है, ठीक है। तो जिसके थ्रू में, इसका मतलब स्लाज एफ्लुएंट और ट्रेड एफ्लुएंट जिसका अंदर से पास करता है वो होता है आउटलेट। स्ट्रीम, स्ट्रीम ये सेक्शन 2J में डिफाइन किया गया। स्ट्रीम मतलब सोर्स ऑफ वाटर, वाटर कहाँ का से आ सकता है। इट इंक्लूड रिवर हो सकता है, इनलेट वाटर दैट इज कोई पॉन्ड होता है, लेक होता है, इनलेट वाटर है। वाटर कोर्स हो सकता है, फ्लड हो सकता है, फ्लड के थ्रू जो वाटर मिलता है, रेन वाटर हो सकता है एंड अंडरग्राउंड हो सकता है। जो इतना सारा वाटर का सोर्स हो सकता है जो स्ट्रीम सेक्शन 2J में डिफाइन किया गया। ऑक्यूपायर क्या है, ऑक्यूपायर को सेक्शन 2D में डिफाइन किया गया। ऑक्यूपायर होता है ए पर्सन हु हैज रिस्पॉन्सिबल ओवर द अफेयर्स ऑफ फैक्ट्री और प्रीमिसेस। जो अगर एक फैक्ट्री पर प्रीमिसेस के अंदर वाटर रिलेटेड अगर कुछ प्रॉब्लम होगा जिसके साथ स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने कोऑर्डिनेट करेगा, वो होता है ऑक्यूपायर। वाटर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए, वाटर का होलसमनेस को रिस्टोर एंड मेंटेन करने के लिए वाटर एक्ट 1974 के अंदर एक बोर्ड बनाया गया है जिस बोर्ड को बोलता हूँ पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। इस बोर्ड के अंदर सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4 में 2 सब बोर्ड फॉर्म किया गया है। जो एक सेक्शन 3 में सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एंड सेक्शन 4 में स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बनाया गया है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का जो फंक्शन है
उसको सेक्शन 16 में डिफाइन किया गया है। इसका जो मेन फंक्शन है, एडवाइज सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन प्रिवेंशन, कंट्रोल एंड अबैटमेंट ऑफ वाटर पॉल्यूशन। प्रिवेंशन मतलब जो वाटर पॉल्यूशन हो रहा है उसको प्रिवेंट करना है, उसको नहीं होने देना है, कंट्रोल करना है, अगर ज़्यादा हो रहा है उसको कम कराना है, और अबैटमेंट मतलब कम करना है, जितना भी वाटर पॉल्यूशन हो रहा है उसको मिनिमम करना है। नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है, नेक्स्ट जो फंक्शन है पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का, होता है ऑर्गेनाइज ट्रेनिंग। ट्रेनिंग के थ्रू में पर्सन को इंफॉर्मेशन देना है अबाउट वाटर एक्ट 1974 को, कैसे वाटर पॉल्यूशन को मिनिमम करना है, वाटर पॉल्यूशन का क्या इंपॉर्टेंस है, ट्रेनिंग देना है। नेक्स्ट है प्रोवाइड टेक्निकल असिस्टेंस एंड गाइडेंस टू एसपीसीबी, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को टेक्निकल असिस्टेंस देना है एंड गाइडेंस देना है। कलेक्ट, compile and publish of technical and statistical data relating to water pollution। बहुत सारा स्टेट में जो वाटर पॉल्यूशन को डाटा के है वो कलेक्ट करके उसको कंपाइल करना है एंड पब्लिश करना है। तो उसको पब्लिश करने से तो हम लोग एक स्टैटिस्टिकल डेटा जनरेट होगा, उस डेटा से हम लोग ट्रेंड पता चलेगा जो पॉल्यूशन किस स्टेट में ज़्यादा है, किस स्टेट में कम है, अगर जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ पे क्यों ज़्यादा है, और जहाँ पे कम है वहाँ पे क्या क्या वो लोग फॉलो कर रहा है जैसे पॉल्यूशन कम हो रहा है। नेक्स्ट, मॉडिफाई स्टैंडर्ड्स फॉर वाटर क्वालिटी। अगर वाटर क्वालिटी का जो स्टैंडर्ड दिया गया है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से, उसमें अगर लगा कुछ चेंज करना है, कुछ मॉडिफाई करना है, तो वो भी स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के साथ कॉन्टैक्ट करके वो चेंज कर सकता है। स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का जो फंक्शन है वो सेक्शन 17 में डिफाइन किया गया है। इसका जो मेन फंक्शन है, ये एडवाइज करेगा स्टेट गवर्नमेंट को। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस कर रहा था, और स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइस करेगा ऑन प्रिवेंशन, कंट्रोल एंड अबैटमेंट ऑफ वाटर पॉल्यूशन, कैसे कम किया जाए। स्टेट में जो इंडस्ट्री है, जो इंडस्ट्री से एफ्लुएंट जेनरेट हो रहा है, सीवेज जेनरेट हो रहा है, उसमें इंस्पेक्ट करना है। वहाँ पे जो इक्विपमेंट है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, वहाँ पे इंस्पेक्ट करना है, वाटर पॉल्यूशन को कंट्रोल करना है एंड प्रिवेंट करना है। एंड डेवलपमेंट मेथड फॉर डिस्पोजल ऑफ सीवेज ऑफ ट्रेड एफ्लुएंट। जो इंडस्ट्री में जो सीवेज और ट्रेड एफ्लुएंट जेनरेट हो रहा है उसको वो लोग कैसे यूटिलाइज कर रहा है, और प्रोसेस में रीयूज कर रहा है, एनवायरमेंट में छोड़ रहा है, अगर एनवायरमेंट में डिस्पोजल कर रहा है तो क्वालिटी पैरामीटर को मेंटेन करके कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये मेन फंक्शन होता है स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का। ये स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इंडस्ट्री में इंस्पेक्ट करने के बाद जो डेटा है वो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को भेज देता है। नेक्स्ट, सेक्शन 21 में डिस्कशन किया गया पावर एंड प्रोसीड्योर टू टेक सैंपल ऑफ एफ्लुएंट। यहाँ पे वाटर एक्ट 1974 के अंदर टोटल 44 सेक्शन है। हम यहाँ पे जो जो इंपॉर्टेंट है उसको डिस्कशन कर रहा हूँ। उसका सबके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक पीडीएफ का लिंक दे दिया, वो पीडीएफ डाउनलोड करके आप देख सकते हैं जो टोटल वाटर एक्ट के बारे में। जो सेक्शन 21 पे जो पावर एंड प्रोसीड्योर टू टेक सैंपल एंड एफ्लुएंट है, इसमें क्या गया बोला है, अगर सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को कोई इंडस्ट्री से सैंपल लेना है, एफ्लुएंट का सैंपल लेना है फॉर एनालिसिस करने के लिए, पहले क्या करना पड़ेगा, तो जो ऑक्यूपायर है, जो उस कोई इंडस्ट्री पर प्रीमिसेस का जो ऑक्यूपायर है उसको पहले एक फॉर्मल नोटिस भेजना होगा। सेकंड क्या करना है, सैंपल टू बी टेकन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्यूपायर का एजेंट का प्रेजेंस में ही सैंपल को लेना है। नेक्स्ट क्या करना है, वो जो सैंपल है उसको ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ ऑक्यूपायर उसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है। एक पार्ट जाएगा सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का लेबोरेटरी में, और नेक्स्ट पार्ट जाएगा स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का लेबोरेटरी में। अगर ऑक्यूपायर रिक्वेस्ट नहीं करेगा तो पूरा सैंपल जो है स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का लेबोरेटरी में चला जाएगा। ओके, नेक्स्ट है जो कंटेनर में सैंपल को कलेक्ट किया जाएगा उसको मार्क करना है, उसको सील करना है, और उसमें साइन रहेगा, दोनों ऑक्यूपायर का भी रहेगा और विजिटर जो इन्वेस्टिगेटर है उसका भी रहेगा। नेक्स्ट है, इफ ऑक्यूपायर और एजेंट रिफ्यूज टू साइन और एब्सेंट हिमसेल्फ, देन सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को रिपोर्ट कर सकता है, तो उसके अगेंस्ट में फिर एक्शन लिया जाएगा। नेक्स्ट, सेक्शन 25 और 26 में बताया गया है कंडीशन फॉर वाटर कांस्टेंट एंड वाटर एक्ट ऑफ 1974। इस सेक्शन 25 एंड 26 में डिफाइन किया गया है, पहले क्या, कोई भी इंडस्ट्री को उसका ट्रेड एफ्लुएंट मैक्सिमम डेली कितना जनरेट हो सकता है उसको फिक्स करना है। सीवेज एफ्लुएंट मैक्सिमम डेली कितना जनरेट होता है उसको भी फिक्स करना है। एंड तीसरा क्या है, ट्रेड एफ्लुएंट को ट्रीट करना है। तो ट्रेड एफ्लुएंट ट्रीट करने के लिए जो मेजर 4 पैरामीटर के ऊपर इंपॉर्टेंस देना है वो होता है, एक पीएच के ऊपर इंपॉर्टेंस देना है, सस्पेंडेड सॉलिड, बीओडी 3 डेज एट 20 डिग्री सेल्सियस,
COD केमिकल ऑक्सीजन डिमांड एंड ऑयल ऑन ग्रीस। एंड जो ट्रेड एफ्लुएंट जो ट्रीट करने के बाद उस ट्रीटेड एफ्लुएंट को हो सकता है प्रोसेस के लिए रीयूज कर सकता है, नहीं तो रीयूज फॉर गार्डनिंग और इरिगेशन इन प्लांट प्रीमिसेस में यूज करना है। नेक्स्ट, वाटर सेज एक्ट 1977। कोई सिटी में वाटर डिमांड मेनली यूज होता है 6 पर्पस के लिए: डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल, इंस्टीट्यूशनल, पब्लिक एंड फायर। ये जो वाटर डिमांड को फुलफिल करने के लिए आइदर म्यूनिसिपैलिटी वाटर सप्लाई करता है, आइदर और इंडस्ट्री वाटर सप्लाई करता है। तो म्यूनिसिपैलिटी क्या करता है, रिवर का वाटर को कंज्यूम करता है, उसके अंदर के वाटर ट्रीटमेंट प्लान रहते हैं जहाँ पे वाटर को ट्रीट करके तो सिटी में सप्लाई करता है। अगर कोई सिटी के अंदर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री रहेगा तो म्यूनिसिपैलिटी इस 6 पर्पस के लिए वाटर को सप्लाई करता है, मगर लार्ज स्केल इंडस्ट्री के लिए इस इंडस्ट्री का सेपरेट वाटर ट्रीटमेंट यूनिट रहना जरूरी है। इसलिए वाटर सप्लाई बॉडीज को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एक म्यूनिसिपैलिटी वाटर सप्लाई कर सकता है, एक इंडस्ट्री वाटर सप्लाई कर सकता है। जो ये म्यूनिसिपैलिटी एंड इंडस्ट्री इस वाटर डिमांड को फुलफिल करने के लिए रिवर का वाटर को कंज्यूम करते हैं। रिवर वाटर हो सकता है, नहीं तो जैसे हम लोग डिफाइन किया स्ट्रीम से वाटर को कंज्यूम कर सकता है। इस वाटर जो कंज्यूम कर रहा है उसका अगेंस्ट में एक टैक्स देना है, किसको? सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को। जो टैक्स देना है उसका अगेंस्ट में एक रूल आया है, दिस रूल इज कॉल्ड वाटर सेज एक्ट 1977। ये रूल क्या बताता है? एन एक्ट टू प्रोवाइड लेवी एंड कलेक्शन ऑफ सेज ऑन वाटर कंज्यूम। कितना वाटर कंज्यूम कर रहा है, कोई कितना वाटर कंज्यूम हो रहा है, उसका अगेंस्ट में टैक्स देना है बाई ए पर्सन कैरिंग ए इंडस्ट्री और ए लोकल अथॉरिटीज दैट इज म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन टू कंट्रोल वाटर पॉल्यूशन कॉन्स्टिट्यूट अंडर एक्ट 1974। ओके, इसका मतलब जो म्यूनिसिपल और इंडस्ट्री जो वाटर डिमांड को फुलफिल करने के लिए जो वाटर कंज्यूम कर रहा है उसका अगेंस्ट में एक टैक्स देना है, किसको? सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को। जिस टैक्स इज कॉल्ड एट वाटर सेज एक्ट 1977। इस वाटर सेज एक्ट के अंदर टोटल 17 सेक्शन है, तो हम लोग इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन को हम लोग डिस्कशन करता हूं। सेक्शन 3A में बताया गया लेवी एंड कलेक्शन ऑफ सेज। कोई भी इंडस्ट्री और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन दैट इज लोकल अथॉरिटी जो वाटर कंज्यूम कर रहे हैं उसको जो टैक्स देना है ऑन द बेसिस ऑफ वाटर कंजम्पशन कितना कर रहा है उसका अगेंस्ट में उसको टैक्स देना है। ये सबसेक्शन 2 में बताया गया। सबसेक्शन 2A में क्या बताया गया? अगर जो इंडस्ट्री और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन अगर वाटर एक्ट 1974 सेक्शन 25 में जो बताया गया उसको अगर कंप्लेन नहीं किया और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 सेक्शन 29 में जो बताया गया उसको अगर फॉलो नहीं किया, उसको जो टैक्स देना होगा वो नॉर्मल टैक्स से बढ़ जाएगा। तो सेक्शन 2 में बताया गया है ये नॉर्मल टैक्स। सेक्शन 2 में बताया गया है नॉर्मल टैक्स कितना देना है, और सेक्शन 2A में बताया गया अगर ये 1974 वाटर एक्ट एंड एनवायरमेंट पॉल्यूशन का एक्ट का कोई भी अगर रूल को नहीं फॉलो करता है तो उस टाइम उसको कितना टैक्स देना होगा। ओके, पर्पस ऑफ वाटर कंज्यूम, कौन सा पर्पस में वाटर यूज कर रहा है और कितना उसमें देना है, पैसा कितना सेज देना है, कितना सेज नहीं तो कितना टैक्स देना है, एक पैसा पर किलोलीटर में। इस सब सेक्शन 2 के अंडर में मतलब नॉर्मल, ये होता है नॉर्मल टैक्स, ठीक है। और ये होता है 2A के अंदर, मतलब जो 1974 एंड 1986 के जो एक्ट है उसको अगर फॉलो नहीं करता है तो कितना टैक्स देना रहता है। फर्स्ट, इंडस्ट्रियल कूलिंग स्प्रेइंग इन माइन पिट्स एंड बॉयलर फीड वाटर के लिए जो कंजम्पशन हो रहा है उसके अगेंस्ट में देना है 5 पैसा पर किलोलीटर। अगर फॉलो नहीं करता है तो देना होगा 10 पैसा पर किलोलीटर। ओके, डोमेस्टिक पर्पस के लिए देना होगा 2 पैसा पर किलोलीटर। अगर रूल फॉलो नहीं करेगा तो सॉरी ये होगा 3 पैसा पर किलोलीटर। ओके, प्रोसेसिंग वाटर व्हिच गेट्स पॉल्यूटेड एंड द पॉल्यूटेंट्स, अगर जो पॉल्यूटेंट्स होगा उस पॉल्यूटेंट्स अगर बायोडिग्रेडेबल अगर नॉन टॉक्सिक होगा, उस अगर बायोडिग्रेडेबल जैसे फूड वेस्ट है ये बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन टॉक्सिक है, उसको प्रोसेस करने के लिए कितना देना पड़ेगा? 10 पैसा पर किलोलीटर, और फॉलो नहीं करेगा तो 20 पैसा पर किलोलीटर। प्रोसेस वाटर के अंदर जो पॉल्यूटेंट होगा अगर वो इजीली बायोडिग्रेडेबल नहीं होगा, अगर टॉक्सिक होगा तब कितना पैसा देना पड़ेगा? 15 पैसा पर किलोलीटर। अगर रूल को फॉलो नहीं करेगा तब देना पड़ेगा 30 पैसा पर किलोलीटर। सेक्शन 4, एफेक्सिंग ऑफ मीटर। कोई इंडस्ट्री नहीं तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो वाटर कंज्यूम कर रहा है
कितना वाटर कंज्यूम कर रहा है उसको मेजर करने के लिए एंड उसको रिकॉर्ड करने के लिए एक मेजरिंग डिवाइस दैट इज फ्लोमीटर लगाना पड़ेगा। तो वो भी जो फ्लोमीटर लगाना पड़ेगा वो भी ISI स्टैंडर्ड होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, सेपरेट फ्लोमीटर फॉर डिफाइंड टाइप्स ऑफ यूजेस दैट इज इंडस्ट्रियल वाटर, डोमेस्टिक वाटर एंड वाटर प्रोसेसिंग, टॉक्सिक एंड नॉन टॉक्सिक, चारों यूजेस के लिए, चारों सेपरेट यूजेस के लिए सेपरेट फ्लोमीटर होना चाहिए। मीटर शेल बी अफिक्स्ड एट द एंट्रेंस ऑफ द वाटर सप्लाई। ये कोई इंडस्ट्री और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है और यहाँ पे सोर्स ऑफ वाटर है, तो इस सोर्स से जो इंडस्ट्री और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो वाटर कंज्यूम कर रहा है यहाँ पे फ्लोमीटर होना चाहिए एंट्रेंस में। ओके, सेक्शन 5 में क्या बताया गया, फर्निशिंग ऑफ रिटर्न्स। म्यूनिसिपैलिटी और इंडस्ट्री को उसका जो वाटर कंजम्पशन का जो टैक्स है उसको उसका असेंडिंग अथॉरिटी को हर मंथ का 5 तारीख को पहले दे देना है। कौन सा फॉर्म का थ्रू में देना है, फॉर्म 1 के थ्रू में देना है। ओके, एंड जिस फॉर्म 1 में प्रीवियस मंथ में कितना वाटर कंज्यूम किया था वो भी नोट होना चाहिए। कंज्यूमर उस रिटर्न्स को देने के लिए फेल करता है तो उसका जो असेंडिंग अथॉरिटी है तो एक फॉर्म 1 में एक उसको नोटिस जारी करेगा। सेक्शन 7 में जो रिबेट है, रिबेट क्या होता है, अगर कोई कंज्यूमर कोई स्वेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं तो एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट अगर इंस्टॉल करता है तो उसका सेस जितना सेस देना पड़ता है उसका अप टू 25% तक उसको रिबेट मिल सकता है। रिबेट consumers are not entitled to rebate if he consume water excess the maximum quantity specified। जितना मैक्सिमम क्वांटिटी स्पेसिफाइड किया गया है उसका अगर ज़्यादा वाटर कंज्यूम करता है तब उसमें ये रिबेट नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्या बताया गया, अगर जो 1974 वाटर एक्ट के सेक्शन 25 में उसके रूल को अगर नहीं फॉलो करता है तब भी उसको रिबेट नहीं मिलेगा। रिबेट के लिए सिर्फ एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट और स्वेज ट्रीटमेंट प्लांट इंस्टॉल करने से ही नहीं होगा, उसको ये दोनों कंडीशन भी फुलफिल करना चाहिए। एक, वाटर कंजम्पशन को जो मैक्सिमम क्वांटिटी से ज़्यादा नहीं करना है और सेक्शन 25 में जो वाटर एक्ट में बताया गया उसको भी फॉलो करना है। ओके, सेक्शन 14 में क्या बताया गया, पेनल्टी। पेनल्टी में क्या बताया गया, एनी रिटर्न्स व्हिच फाउंड टू बी फॉल्स इज पनिशेबल। अगर कोई इंडस्ट्री नहीं तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन अगर कोई गलत रिपोर्ट दिया है, कोई गलत रिकॉर्ड दिया है, शुड बी पनिशेबल। अगर कोई इंटेंशनली अगर पेमेंट सेज को पेमेंट नहीं किया वो भी पनिशेबल होगा। इस पनिशेबल के अगेंस्ट में क्या हो सकता है, सजा क्या हो सकता है, इम्प्रिजमेंट अप टू 6 मंथ तक हो सकता है, नहीं तो क्या हो सकता है, फाइन हो सकता है 1000 रुपया तक और बोध हो सकता है। ओके, तो वाटर सेज एक्ट में हम लोग देखा हूँ 1977 में ये सेज आया था। इस सेज में क्या है, हम लोग को जो 6 वाटर डिमांड को फुलफिल करने के लिए कोई भी म्यूनिसिपैलिटी और इंडस्ट्रियल बॉडी को इस वाटर कंजम्पशन का अगेंस्ट में स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड नहीं तो कि असेंडिंग अथॉरिटी को एक टैक्स पे करना होता है। उस जो टैक्स पे करेगा वो अंडर वाटर सेज एक्ट 1977। इस वाटर एक्ट छोड़कर भी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अंदर एक एयर एंड प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981 में आया है, जिस एक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव है प्रिवेंशन करना, कंट्रोल करना एंड अबेंडमेंट ऑफ एयर पॉल्यूशन। ओके, एयर पॉल्यूशन को प्रिवेंट करना है, कंट्रोल करना है, अबेंडमेंट मतलब कम करना है। इसलिए एक बोर्ड बनाया है जो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है। इसमें डिफाइन किया गया है इस एक्ट के अंदर व्हाट इज एयर पॉल्यूटेंट्स। एयर पॉल्यूटेंट्स होता है एनी सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस सब्सटेंस इंक्लूडिंग नॉइज प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर इन सच कंसंट्रेशन may be injurious to human beings, living creatures, plant, property and environment। अगर जो मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर अगर ज़्यादा रहेगा वो होता है वाटर पॉल्यूटेंट्स, और वाटर पॉल्यूटेंट्स एयर में प्रेजेंट रहेगा which is responsible for creating water pollution। एक्ट को वाटर पॉल्यूशन को अलग से कंट्रोल करने के लिए वाटर एक्ट देखा हो जो 1974 में आया है। एयर पॉल्यूशन के अलग से कंट्रोल करने के लिए एक गया है 1981 में। अगर वाटर और एयर बोथ द पार्ट ऑफ एनवायरमेंट, गवर्नमेंट ने एक एक्ट बनाया जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। इस एक्ट में बताया गया व्हाट इज एनवायरमेंट। एनवायरमेंट इंक्लूड्स वाटर, एयर एंड लैंड एंड इंटर रिलेशनशिप अमंग एंड बिटवीन वाटर, एयर, लैंड, ह्यूमन बींग्स, लिविंग क्रिएचर्स, प्लैनेट एंड प्रॉपर्टी। ओके, प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में शेड्यूल 1 में रूल 3 के अंदर एक स्टैंडर्ड डिफाइन किया गया जिस स्टैंडर्ड बताता है एमिशन और डिस्चार्ज ऑफ एनवायरमेंट पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम वेरियस इंडस्ट्रीज। वेरियस इंडस्ट्री से जो एनवायरमेंट पॉल्यूटेंट्स निकलता है उसको स्टैंडर्ड क्या क्या होना चाहिए।
शेड्यूल 6 रूल 3A में बताया गया जनरल जो कोई भी इंडस्ट्री से जो एफ्लुएंट निकलता है उसका स्टैंडर्ड क्या क्या होना चाहिए। इसका मतलब ये यहाँ पे जो कोई भी इंडस्ट्री को स्पेसिफाई कर दिया गया। इसका मतलब अगर शुगर इंडस्ट्री होगा उससे कितना एफ्लुएंट निकलना चाहिए, उसका क्वालिटी क्या आना चाहिए, कॉस्टिंग इंडस्ट्री के लिए कितना होना चाहिए, पल्प एंड पेपर के लिए, हर इंडस्ट्री के लिए अलग अलग डिफाइन कर दिया गया। सन 6 रूल 3A में हमें एक जनरलाइज स्टैंडर्ड्स दिया गया है जो एप्लीकेबल है कोई भी एफ्लुएंट के लिए। वो एफ्लुएंट में भी जनरेट फ्रॉम इंडस्ट्री, में भी जनरेट फ्रॉम कोई इंस्टीट्यूशन